हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे एक अपने नए टॉपिक को जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। और यहाँ पे जो हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा है या फिर जो हम लोग अभी पढ़ेंगे और जो आगे भी हम लोग पढ़ने वाले होंगे वो सारा का सारा टॉपिक आपके एनसीईआरटी का ही है, ठीक ना। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या खास बात लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर फॉरेन ट्रेड होता क्या है। फॉरेन ट्रेड का मतलब हो गया कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है ना, यानी कि कुछ खरीदना, कुछ भेजना, या फिर आप इसको समझ लीजिएगा कि लेन देन का जो सामान होता है ना, खरीद बिक्री एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, ये हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम लोग सऊदी अरब से पेट्रोल लेते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रेड हो गया, ठीक है। तो जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई सामान जाए उसके बदले में कुछ मनी का भी एक्सचेंज हो, ये हमारा कहलाता है फॉरेन ट्रेड। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। The restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade। अब देखिए यहाँ पे क्या था। जैसा कि पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने जाना है कि इंडिया में ब्रिटिश का कंट्रोल था, है ना, इंडिया में ब्रिटिश का कंट्रोल था और ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग किसी भी प्रकार का सामान बाहर जाके बेचें। यानी कि बाहर, हालांकि हम लोग तो पहले जाते थे और अपने सामानों को बाहर में बेचा भी करते थे, लेकिन अंग्रेज लोग ये नहीं चाहते थे कि इंडिया के लोग कहीं पे बाहर जाए और जाके वहाँ पे अपने सामानों को वो बेचे। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया पे बहुत अलग अलग प्रकार का पॉलिसी निकाला। इस प्रकार का पॉलिसी निकाला कि हर एक पॉलिसी का एक ही मकसद था कि इंडिया के लोगों को बाहर ना जाने दिया जाए, ताकि ये लोग अपने सामानों को बाहर जाके ना बेच पाए, ना। तो इस प्रकार का वो लोग हमेशा पॉलिसी निकाला करते थे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूडेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। मतलब कि वो लोग जो भी हम लोग सामान बेचना चाहते थे ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाके, वो लोग पॉलिसी निकाल देते थे कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पे देखिए, टैरिफ एक वर्ड है हमारा यहाँ पे, टैरिफ। टैरिफ का यदि हिंदी वर्ड देखा जाए, इसका हिंदी मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है सीमा शुल्क लगाना। सीमा शुल्क का मतलब ये हो गया कि जैसे देखिए, यदि आप अपने इंडिया से कुछ सामानों को बेचने के लिए आप ब्रिटेन में जाएंगे ना, तो ब्रिटेन के अंदर जैसे आप इंटर करेंगे ना, तो वहीं पे बॉर्डर पे ही आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। यानी कि आप जो भी सामान लेकर जा रहे हैं वहाँ पे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ वो अपना टैक्स लगा देता है। तो ये हो गया हमारा टैरिफ। तो ये लोग क्या करते थे ना, जैसे इंडिया के लोग यदि ब्रिटेन कुछ बेचने के लिए जाते थे ना, तो ब्रिटेन में ये लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। मान लीजिए कोई आदमी है जो कि 100 रुपये के सामान का जो मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे है और वो आदमी अपने सामान को जाकर ब्रिटेन में बेचना चाहता है और वो सामान का कीमत 100 रुपया है। लेकिन ब्रिटेन में जैसे ही वो आदमी इंटर किया सामानों को बेचने के लिए, उन्होंने 100 रुपये का सामान था, 50 रुपया उन्होंने टैक्स ही लगा दिया, यानी कि आधा आधी टैक्स लगा दिया। हालांकि आधा आधी नहीं होता था, लेकिन हम लोग समझने के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि वो लोग टैरिफ यानी कि जो टैक्स था ना, वो बहुत ज़्यादा वो लोग लगा देते थे, जिसके कारण इंडिया के लोग जाते भी थे वहाँ पे तो उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। तो वो लोग सोचे कि इतना दूर जाना है, मेहनत करके जाना है, अपने सामानों को लेके जाना है और कोई मुनाफा भी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे इंडिया के लोगों का मनोबल टूटने लगा। तो ये लोग क्या करने लगे, अब यहाँ पे उतना ज़्यादा अपने सामानों को एक्सपोर्ट नहीं करने लगे, यानी कि ये लोग अपने ही इंडिया में सीमित रह गए। क्योंकि लोग बाहर जाते थे तो बाहर इनको उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता था, क्योंकि अंग्रेज अलग अलग प्रकार के सिस्टम लगा देते थे, टैरिफ लगा देते थे, टैक्स हाई कर देते थे, इस प्रकार का, ठीक ना। अब जब हम लोग बाहर जाके नहीं बेच पाएंगे तो इससे क्या हो गया, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड था, यानी कि जो हम लोग जितना सामान पहले भारत से दूसरे कंट्री में ला जाकर बेचा करते थे, वो सारा का सारा हमारा घट गया। यानी कि पूरी तरीके से हम लोगों का जो ये सिस्टम था गड़बड़ा गया। तो अंग्रेज़ों का मकसद ये था कि इंडिया को बाहर ना जाने दिया जाए, इंडिया के लोगों को, हम खुद इंडिया के सामानों को खरीदेंगे और खुद अपने कंट्री ब्रिटेन में लेकर जाएंगे उसको, और मशीन से उसको कुछ ना कुछ बनाएंगे और जाके दोबारा इंडिया में लाके बेचेंगे। तो ये सिस्टम चलता था उस समय पे, अंग्रेज़ों का ये मानना था उस समय पे और ये करते भी थे। आगे फिर, कंसिक्वेंटली इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. to an importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen cloth, and capital goods like light machinery produced in factories in of Britain। अब देखिए, पहले क्या था, पहले यह था कि इंडिया से हमारे जो कच्चे सामान है ना, वो अलग अलग कंट्री में जाया करते थे।
हम लोग पहले यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सामानों को एक्सपोर्ट किया करते थे, कच्चे सामानों को, जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ऊल हो गया, शुगर हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया। इन सारे चीज़ों को हम लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बढ़ता चला गया, ये लोग हमारे ऊपर अलग अलग पॉलिसी निकालते चले गए। हम लोगों को ये लोग अपने इंडिया में ही रहने के लिए मजबूर करने लगे, और हम लोग किसके आदी हो गए, यानी कि हम लोगों को किसका आदत हम लोग किसकी आदत डाल लिए, हम लोग आदत डाल लिए थे फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जो मशीन से बना हुआ है ना, जो कि ब्रिटेन से आ रहा है, एकदम चिकना चिकना बना हुआ, एकदम साफ साफ बना हुआ, जो भी सामान आ रहा है हमारा उसके प्रति आकर्षण होना ज़रूरी था। क्योंकि देखिए मशीन से जो सामान वो लोग बना के लाते थे ना, सस्ता होता था, प्लस जल्दी बना के लाते थे, और टिकाऊ भी होता था, इस प्रकार का आप कह सकते हैं, है ना। तो पहले हम लोग एक्सपोर्टर थे, लेकिन अब हम लोग क्या हो गए थे, इम्पोर्टर हो गए थे। यानी कि अब हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल दूसरे के सामानों को खरीद रहे हैं, लेकिन कोई भी सामान हम खुद नहीं बेच पा रहे हैं। ऐसा स्थिति भारत में अंग्रेज़ों ने बना दिया था। यानी कि हर प्रकार से वो लोग अपना फ़ायदा चाह रहे थे, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे थे, ठीक ना। तो ये लोग यहाँ से कच्चे सामानों को लेके जाते थे, जैसे सिल्क, कॉटन, ऊल, शुगर, इंडिगो, जूट, और वो लोग इन सब चीज़ सामान को लेके जाते थे और बना के लेके आते थे मशीनों से बना हुआ कॉटन का सामान, सिल्क का, वुलन क्लॉथ का। फिर से कैपिटल गुड का मतलब हो गया लाइट मशीनरी, मशीन वाला जो हमारा पार्ट होता है ना, मशीन वाला हो गया, इक्विपमेंट हो गया, औजार हो गया, टूल्स हो गया, ये सारा हमारा कैपिटल गुड्स में आता है, ठीक ना। प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन, और ये सारा का सारा हमारा कहाँ पे बनता था, ब्रिटेन में बनता था, जो कि ब्रिटेन में हमारा जो भी फैक्ट्री था वहाँ पे बनता होगा। तो यहाँ से आपको ये मालूम चल गया, मोटा मोटी आपको ये मालूम चल गया कि हम लोग पहले सामानों को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों का भारत में कंट्रोल होने के बाद इन्होंने अलग अलग पॉलिसी को निकाला, और इसके कारण क्या हुआ कि हम लोगों को इंडिया में ही सीमित रख दिया। हम लोग बाहर अब जाके नहीं बेच सकते थे, है ना, अपने सामानों को नहीं बेच सकते थे, लेकिन केवल और केवल हम लोग बने हुए सामानों को खरीद सकते थे, बेच नहीं सकते थे लेकिन खरीद सकते थे। और ये इनके पीछे पूरा का पूरा हाथ था अंग्रेज़ों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। देखिए मोनोपोली कंट्रोल का मतलब क्या होता है, मोनोपोली कंट्रोल का मतलब होता है एक तरफा कंट्रोल, एक तरफा कंट्रोल। जैसे इंडिया में अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन था, तो ये लोग हम लोगों को कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे थे, यानी कि इंडिया से बाहर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन ये लोग खुद ला के यहाँ पे बेच रहे थे। ये एक तरफा कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। दोनों तरफा कंट्रोल कब होता, तब होता जब हम लोग भी उसके कंट्री में जाके सामान बेच सकते थे, और ब्रिटेन वाले भी हमारे कंट्री यानी कि इंडिया में आके सामान बेच सकते थे। लेकिन वो लोग तो यहाँ पे आके सामान बेच सकते थे, लेकिन हम लोग जाके सामान नहीं बेच सकते थे। तो ये मोनोपोली कंट्रोल हो गया, यानी कि एक तरफा कंट्रोल हो गया ये। उसके बाद फिर एज अ रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन वाइल द रेस्ट वाज अलाउड विथ अ फ्यू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, साइलन, साइलन मतलब यानी कि साइलन हमारा श्रीलंका में है, श्रीलंका भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद एंड पर्सिया यानी कि ईरान। अब समझिए इस चीज़ को, अब चूंकि हम लोग ब्रिटेन में सामानों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन किसका घर था, अंग्रेजों का घर था ब्रिटेन, और उसके खुद के घर में हम लोग जाके सामान को नहीं बेच सकते थे, नहीं वहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन अब इससे हुआ क्या, इससे ये हो गया कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में हमारा जितना भी सामान एक्सपोर्ट होता था उसको डायरेक्टली आधा कर दिया, मतलब कि आप ना के बराबर कह सकते हैं, ना के बराबर आप कह सकते हैं, यानी कि हमको एक्सपोर्ट करने का परमिशन ही वो लोग नहीं दे रहा था। लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों का जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो अलग अलग कंट्री में हो रहा था, जिसके कारण इंडिया का जो स्तंभ था यानी कि जो पिलर था वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहा, नहीं तो इंडिया उस समय पे बहुत ज़्यादा गरीबी में चला जाता। हालांकि उस समय पे तो हम लोग बहुत ही धन संपत्ति में आगे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इतना लूट लिया कि बाद में हम लोग गरीब बन गए थे। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास उतना उस समय पे था, हम लोग ब्रिटेन में तो अब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन ब्रिटेन के अलावा जो हमारा कुछ कंट्री था, जैसे देखिए चाइना है, साइलन है, पर्सिया है, इन सारे कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो इन्हीं के वजह से हमारे इंडिया का थोड़ा बहुत सिस्टम बरकरार था, क्योंकि ब्रिटेन वाले तो पूरा हमारा यहाँ पे कंट्रोल ही कर लिए थे, और ब्रिटेन में हमको तो इजाज़त ही नहीं था कि आप यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। देखिए स्वेज कैनाल के पीछे ना एक बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी ये है ना कि
यूरोप एक अलग कंटिनेंट है, एशिया एक अलग कंटिनेंट है ना। तो जब आप हालांकि यूरोप का और एशिया का कंटिनेंट लगभग बिल्कुल सटा हुआ है ना, लेकिन यूरोप एक कंटिनेंट है। यदि वहाँ से आपको उस समय पे बहुत समय पहले जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे कंट्रोल था, तो जब अंग्रेज़ों को यूरोप से निकल के इंडिया आना होता था समुद्र के रास्ते से, तो इनको आने में ना महीनों लग जाते थे। समझिएगा इस चीज़ को, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। आपने इसको शायद अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में, है ना। ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में ही ये बात था। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। सुएज कैनाल क्या था, देखिए जब हम लोग यूरोप जो ब्रिटेन वाले लोग यानी कि अंग्रेज़ लोग जब यूरोप से इंडिया आते थे ना, तो उनको समुद्र से होते हुए आने में इंडिया बहुत समय लग जाता था, बहुत लंबा समय लगता था। लेकिन बीच में एक जगह था, वो छोटा सा जगह था, बिल्कुल एकदम छोटा सा जगह था। उसी के कारण समुद्र हमारा, जैसे मान लीजिए ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है ना। ऊपर में हमारा यूरोप है, नीचे में हमारा इंडिया है। तो इस बीच में रास्ते में ना एक छोटा सा हमारा दीवार जैसा एकदम बना हुआ था। इसको इन्होंने क्या किया, यूरोप वालों ने इसको हटा दिया, यहाँ पे इनको हटा दिया और समुद्र का पानी दोनों तरफ आने जाने लगा। इससे ये हुआ कि अब डायरेक्टली यूरोप वाले लोग सुएज कैनाल से होते हुए इंडिया आ सकते थे, जो कि अब इनको महीनों लगते थे, अब ये सप्ते में यानी कि एक सप्ते के अंदर ये इंडिया आ सकते थे यूरोप से। तो इससे ये हो गया कि यूरोप का और इंडिया का जो बीच का जो रास्ता था सुएज कैनाल के ओपन होने से, वो बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। इसीलिए ये लोग, इन लोगों का कंट्रोल और ज़्यादा इंडिया पे बढ़ने लगा, है ना, सुएज कैनाल की वजह से। तो सुएज कैनाल एक छोटा सा हमारा नहर जैसा है, लेकिन हाँ, ये नहर जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन आज भी दुनिया का सबसे बिजी सी रूट इसी को माना जाता है, सबसे बिजी, क्योंकि यूरोप का अलग अलग कंट्री से ट्रेड इसी के वजह से होता है, सुएज कैनाल के वजह से ही होता है, ठीक ना। चलिए, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो जब ये सुएज कैनाल को ओपन किया गया तो यूरोप और इंडिया का जो डिस्टेंस था वो बहुत ही कम हो गया, है ना। अब जब कम हो गया तो यूरोप वाले लोग इंडिया आराम से आ सकते थे, जा सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। उसके आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और यदि कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।